नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं आज राजू भाई के साथ। आप जानते हैं कि कलकत्ता में एक बड़ी घटना हुई और उस बड़ी घटना के बाद लगातार विरोध जारी है। सीबीआई को जांच दे दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत सारी चीजें पाई होंगी, कुछ चीजें निकलकर बाहर आई हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज वहां पर बंद की बात की गई है। आज वहां पर कलकत्ता बंद हुआ है। इसके पहले भी जो बंद हुआ, छात्रों द्वारा कहा गया छात्र बंद करा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको देखकर आप समझ जाएंगे कि उसमें कितने छात्र हैं। पूरी खुली गुंडागर्दी हुई, पत्थरबाजी हुई। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को, हाजी शहबाज को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पहले उनका घर, उनका बंगला तोड़कर गिरा दिया गया। आरोप यही था कि पुलिस पर उन्होंने पत्थरबाजी की है। यहां पर खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है और कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। एक साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और ये सारे लोग कलकत्ता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर गुंडागर्दी करते रहे और आज फिर बंद करा रहे हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में भी एक बड़ी घटना हुई थी और एक ही नहीं हुई थी। उसके तुरंत बाद पालघर से भी एक बड़ी घटना की खबर आई, जब विपक्ष ने वहां पर बंबई बंद की बात की, मुंबई बंद की बात की। हम लोग की जबान में बंबई चढ़ा हुआ है, उसके लिए माफ करेंगे, खासतौर पे महाराष्ट्र के मित्र। मुंबई बंद की जब बात हुई तो हाईकोर्ट बीच में आ गया और हाईकोर्ट ने बंद पर रोक लगा दिया। मेरे अपने जानने में, राजू भाई ज्यादा पत्रकारिता में सक्रिय हैं, मैं कभी पत्रकार नहीं रहा, मेरे अपने जानने में कभी आज तक किसी बंद पर किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। लेकिन बंद पर रोक लगा दी गई और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लगातार बंद के बाद बंद होते जा रहे हैं और किसी तरह की कोई रोक किसी हाई कोर्ट द्वारा नहीं लगाई गई है। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जिसमें कोलकाता में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, उसको लेकर मीडिया में, मीडिया के बाहर और दुनिया भर का तमाशा लगातार चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या ऐसी जगहों पर जब ऐसी घटना होती है जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे या फिर गठबंधन में है, जैसे कि बिहार में, तो वहां पर एकदम एक चुप्पी साध ली जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, जाहिर है इन सारी चीजों का असर तो चुनाव पर पड़ना ही है। कल भी हमने बात की थी, हम लगातार बात कर रहे हैं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिसके बारे में अब खबर आ रही है कि करोड़ों, 1600 करोड़ या कितने की बात की जा रही है, इतना पैसा उसको बनाने में खर्च हुआ। और ये भी बात आ रही है कि उसको जो बनाने वाले ठेकेदार हैं, वो शिंदे साहब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो मूर्ति हवा के झोंके से, बारिश से गिर जाती है। जीवन में पहली बार मैंने छत्रपति का सर जमीन पर पड़े हुए देखा। मतलब उस पर क्या कोई भी भारतीय उस पर किस तरह से सोचेगा मैं नहीं जानता। मैं समझ सकता हूं जो गुस्सा लोगों में होगा। ये सारी चीजें हो रही हैं और मीडिया में लगभग लगभग खामोशी बनी हुई है, जबकि कलकत्ता की घटना को लगातार लगातार किसी भी तरीके से लाइमलाइट में रखने की कोशिश की जा रही है। इस पर और ढेर सारे मुद्दों पर हम राजू भाई से बात करेंगे। राजू भाई, सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैंने मुद्दे खोल दिए हैं, जो आप कहना चाहते हैं, ओवर टू देखिए, यू। कलकत्ता में जो भी हुआ वो अक्सर कलकत्ता था इसलिए नहीं हुआ, या फिर मैं ये नहीं मानता कि किसी एक राज्य या किसी एक प्रदेश या किसी एक प्रोफेशन से रिलेटेड ये सारा महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। जो भी महिलाओं पे भारत में अत्याचार हो रहे हैं, वो सारे अत्याचार एक पुरुषवादी मानसिकता के, एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, ये जो थियरी है, इसको मैं ना नहीं कह सकता। इतना मैं तो देख मैं रहा भी हूँ नहीं, जिस मैं तरह भी से नहीं। हो रहा है। और एक कोंकण में एक और बलात्कार हुआ है और वो भी हमें उसको पकड़ना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में जो रेप हुए हैं तो वो भी पकड़ने चाहिए। ऐसे कितने सारी चीजें हो रही, उत्तराखंड में हो वो भी पकड़ने चाहिए। तो ये रेप एक एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है भाई साहब कि हर मिनट, हर घंटे के आंकड़े हैं और रोज मेरे ख्याल से 60-70 के आसपास इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं जी, रोज। जी। तो कोई इससे, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार, इससे बची हुई नहीं है। और ठीक है, आप जो कह रहे हैं जी। नहीं, रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करने की जो अनुमति है वो सावरकर की फिलॉसफी ने दी। और ये रेप को यूज करने की अनुमति आप देख रहे हैं कि इजराइल में नेतन्याहू गवर्नमेंट के लोग झगड़ कर मांग रहे हैं, और हालांकि जिन्होंने किया उनको छोड़ दिया गया। तो और वो वो हीरो बन के अपना, घूम रहा है, वो टीवी शोज हाँ पर आ रहा है। जी, और वो बुलडोजर वो वहीं से आया, यहाँ भी वहां भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया। तो ये लोग का गुरु कौन है वो भी पता चलता है। आप ये समझिए सर, पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार के साथ। क्योंकि अन्याय कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है।
सर कोर्ट में मुझे आश्चर्य नहीं होगा एक दिन चीफ जस्टिस और सारे जजेस जो है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी सारे देश के एक दिन हाफ पैंट पहन के आएंगे और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से कोर्ट की कामकाज की शुरुआत करेंगे। इसमें अब मुझे कोई संदेह नहीं और ये बोलने में भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर जजेस कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको शर्म नहीं कि मैं आरएसएस का हूं, उपराष्ट्रपति और सभापति की कुर्सी पे बैठ के अगर अपर हाउस में कहते हैं कि मैं आरएसएस बहुत बड़ी संगठन है, आरएसएस बहुत देशभक्त है, ये है वो है, तो ये सारी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब कहा जाता है तो ये स्वाभाविक है और कोर्ट में सारे कॉम्प्रोमाइज जजेस बैठे हुए हैं। जो अडानी के मामले में हमने देखा, महाराष्ट्र के जो सिंबल का जो झगड़ा है उसके ऊपर हमने देखा और जिस तरह से कलकत्ता का एक्सक्लूसिवली सुओ मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका भी हमने देखा। तो जनता सर्वोपरि है, ये भूल कर जस्टिस और चीफ जस्टिस जैसे लोग ये कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज होना इतना मुखर कर सामने आ रहा है कि उसको हम ना कहें तो हमारे लिए जनता के प्रति, भारत के जनता के प्रति ये हमारी वफादारी नहीं होगी। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो आज बंद है और जो पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई, दुर्घटना हुई और वो रेप और वो जो मर्डर हुआ उसको कोई समर्थन नहीं किया, हमने सबने उसकी कड़ी निंदा की, आलोचना की और उसका तहकीकात होनी चाहिए ये भी चाहा। लेकिन हाथरस में हुआ, कठुआ में हुआ, अब वो जो स्वामी थे कौन वो उसको उनको छोड़ दिया गया रेप के चार्जेस से और सदन में जो चिन्मयानंद संसद चिन्मयानंद चिन्मयानंद, अब नाम उनका चिन्मयानंद लेना भी गलत है सर, ये बहुत अच्छा नाम है, उनके लिए ये नाम ठीक नहीं लगता मुझे। तो चिन्मयानंद का मतलब बहुत बड़ा है। एनीवे, सांसद में आप देखिए कि सबसे ज्यादा रेप चार्जेस जो है वो बीजेपी के सांसदों पे है। तो ये सारी घटनाओं के बाद अगर पश्चिम बंगाल में आप बंद करने जाते हो तो आप स्वाभाविक रूप से आप पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से ममता बनर्जी को, ममता दीदी को हरा नहीं सकते और तृणमूल कांग्रेस आपको कहीं भी घास नहीं डाल रही है, इसलिए उनको छल कपट के साथ तकलीफ देने की ये साजिश है। गवर्नर जो है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक उनके यहाँ पर राजभवन में उत्पीड़न का मामला हुआ, उसका क्या हुआ? हम्म इतना ही नहीं सर, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके ऊपर यौन शोषण का मामला लगा और उन्होंने वो सुनवाई भी अपने सामने की और अपने आप को मुक्त कर दिया, वो गोगोई साहब आज भाजपा के एक सांसद के रूप में अपर हाउस में है, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो इसके बाद कोर्ट और रेप के प्रति कोर्ट का दृष्टिकोण या महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कोर्ट का ये स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अगर महाराष्ट्र बंद पे कोर्ट रोक लगाती है तो उन्हें पश्चिम बंगाल के बंद पे भी लगानी चाहिए और अगर पश्चिम बंगाल पे अगर वो वहां पर बंद पे रोक नहीं लगाती तो महाराष्ट्र बंद करने की पूरी तरह से आजादी और खुली छूट होनी चाहिए। अब ये कोर्ट का दोगलापन ज्यादा दिन लोग नहीं सहेंगे सर। आप समझिए, बांग्लादेश में जो हुआ वो आंदोलन में आखिर में कोर्ट तक आया हो और कोर्ट अपने आप को यह समझ रही है कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, आप एक तरह का व्यवहार, एक तरफा व्यवहार करते रहेंगे तो आपके लिए जो आपको होलिका वो बना के इस देश की जनता ने रखा है, लोगों ने रखा है ताकि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, वो लोग नहीं रखेंगे। आपको किसी भी कोर्ट का रक्षा, अगर कोई कोर्ट का रक्षा कवच अगर कोई है तो संविधान है और संविधान सबके प्रति समान है और समान संवेदना व्यक्त करता है। तो ये अगर कोर्ट नहीं कर रहा है तो कोर्ट समझ लीजिए कि ऊपर से संविधान दिखा रहा है लेकिन अंदर आरएसएस के पीले किताब घुसा चुका है और वो पीले किताब पढ़कर वो जवाब वो दे रहे हैं, उसका न्याय नहीं दे रहे हैं, अच्छा, निर्णय दे रहे हैं। मैं राजू भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ता नहीं हूं बहुत ज्यादा, लेकिन जरा सोच के देखिए कि हिडेनबर्ग का मामला आता है, माधवी बुच तक मामला जाता है, पहली बार ऐसा होता है कि सेबी की जो चीफ है उनके ऊपर सीधा सवाल उठता है और उसके बाद देश में 1000 और नए मुद्दे आ जाते हैं और उन पर लगातार बवाल चलता रहता है और हिडेनबर्ग कहीं पीछे चला जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बैक बर्नर पे चला जाता है, उस पर बात ही खत्म हो जाती है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं,
छोटे अंबानी साहब का एक केस आता है जिसमें सेबी उनके ऊपर चार्ज लगाती है, फंड वगैरह पर रोक लगाती है और उस पर कहीं मीडिया में चर्चा नहीं होती है कि कैसे हमारे आपके सैकड़ों करोड़ रुपए जो है जो हाउसिंग फंड से यहाँ से वहां कर दिए गए, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। सुओ मोटो वगैरह तो छोड़ दीजिए। मेरे गुजरात में कई दोस्त हैं, आपके भी होंगे, और गुजरातियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आम गुजराती गुजराती गैंग का सदस्य नहीं है, वो कार्टेल जो है उसका सदस्य नहीं है, उल्टा वो विक्टिम है उनका। तो बात ये है कि उनसे मैं बात कर रहा था, एक दोस्त है उनसे, तो वो कह रहे थे मुझे कि राजू भाई, यहाँ गुजरात में आज बारिश की वजह से रास्ते पे जाने लायक कुछ रास्ते बचे नहीं हैं, बहुत कम बचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, और ये गोदी मीडिया में खबर भी नहीं है। गोदी मीडिया में वो वेस्ट बंगाल का दिखा रहे हैं। अब सीबीआई के पास अगर केस दे दिया, अब मैं सीबीआई की निष्पक्षता के बारे में क्या ही कहूँ। और लेकिन इन लोगों की सीबीआई, ही डिमांड थी, लेकिन हाँ, डिमांड तो इन्हीं लोगों की थी। नहीं, नहीं, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो एफबीआई की करा नहीं सकते, इसलिए वो सीबीआई की करते हैं। अब करे क्या, आदमी क्या करे? समझिए, अगर मैं विपक्ष के नेता कहीं बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप कोर्ट में मत जाइए। बोलेंगे कोर्ट में कहाँ नहीं जाए तो कहाँ जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाए। तो ये बात है, लेकिन विश्वास तो उठ चुका है। तो सीबीआई कौन-सा, हमें पहले लगता था कि सीबीआई एक ऐसी निष्पक्ष संघर्ष संस्था है। अरे बकवास निष्पक्ष संस्था है, कुछ भी नहीं है सर। सीबीआई ने जो-जो किया है, उसकी लिस्ट अगर बनाई जाए, तो कहाँ हाथ डाला है और कहाँ हाथ नहीं। देखिए, माधवी बुच के घर पे आज सीबीआई होनी चाहिए। आज ईडी माधवी बुच के घर पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं। हिंडनबर्ग कहे नहीं कहे, उनको शी इज पार्टनर इन क्राइम सर, शी इज पार्टनर इन क्राइम। तो वो नहीं हो रहा है, तो हम सीबीआई से क्या उम्मीद करें, क्या ही उम्मीद करें। और बीजेपी, वाह, तो बीजेपी के राज्य जो है, बीजेपी शासित राज्य जो है, उसमें बलात्कार की घटना को इतना रिस्पेक्ट है, इतना आदर सहित सम्मानित किया जाता है कि आप देखिए, बलात्कार के मामले में जो अंदर थे, उन गुजराती कैदियों को इसलिए कि वो ब्राह्मण है बाहर छोड़ दिया, और उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी, अपने जयंत सिन्हा साहब थे, और भी औरतें थी, उनको आरती उतारी गई, उनको तिलक लगाए गए। और ये बातें होने के बाद आप बलात्कार एक जो होता है डॉक्टर का, और वो बहुत घृणास्पद काम है, लेकिन उसके ऐसे तार यहाँ से वहां जुड़ रहे हैं। सर, ये पश्चिम बंगाल का जो तार यहाँ से वहां जुड़ रहे हैं ना, ये हमने महाराष्ट्र में देखा है। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और दिशा सालियन की आत्महत्या को इन्होंने इस तार को ऐसे जोड़ दिया था। वो एक बिहार के डीजी थे, वो अभी कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला, बाद में बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो वो जो थे, वो आके बोल रहे थे 60 करोड़ रुपए वो रिया चक्रवर्ती ने गबन किए। सर, रिया चक्रवर्ती के चरित्र का जो हनन हुआ है, उसके लिए कोई माफ नहीं कर सकता इन लोगों को। तो ये लोग वहां जाके बंद नहीं, सर छात्र वात्र कोई बंद नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के बुढ़ाऊ जो नेता है। और वो फिर हम दो हमारे दो की जो अहंकार को ठेस ममता दीदी की वजह से, और महुआ मैत्रा, और सबसे ज्यादा औरतें संसद में आई हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और वो औरतें इनकी रोज इज्जत उतारती है, और वो सही भी है, क्योंकि ये गैर संविधानिक बातें करते हैं, तो इनको लॉजिकल प्रूव कर देती है, इसलिए इनका गुस्सा है। और ये गुस्सा वहां पर जाके वो उतार रहे हैं, और इसमें कोर्ट का कॉन्स्पिरेसी में, इनकी सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कोर्ट का अपनी निष्पक्षता नहीं रखी गई है। कोर्ट ने इनका साथ दिया है। अगर महाराष्ट्र बंद नहीं हो सकता, तो पश्चिम बंगाल भी बंद नहीं होना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है। और दूसरी बात, ममता दीदी ने खुद खत लिख के प्रधानमंत्री को कहा कि रेप की जो भी बातें होती हैं, उस पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। तो एक मुख्यमंत्री और क्या करेगा? अरे प्रधानमंत्री जो कंगना रनावत जो किसानों पे बोलती है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। चिन्मयानंद को माफ किया गया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। गुजरात में जो बलात्कार हुआ, उसके आरोपी छूट के आते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं करते, उफ तक नहीं करते। उनको अचानक बंगाल के लिए जो ये बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4 लड़के जो थे, जो 3 महीने बाद गिरफ्तार किए गए, वो तो इनकी अपनी पार्टी के थे। उनकी तो फोटोग्राफ्स हैं बाकायदा, वो ऑफिस बियरर्स थे इनकी पार्टी के। उस पर कौन सी बात कर ली इन लोगों ने? सर, मैं आपको बताऊं कि ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट,
लेकिन ऑल बीजेपी मैन ऑल आर आल्सो पोटेंशियल रेपिस्ट, ये भी समझ लीजिएगा। तो आप समझिएगा कि बीजेपी के इतने सारे कांड जो हमारे वीडियो पे आ चुके हैं, हमने देखे हैं, इनके ही लोग डालते हैं क्योंकि इनके आपस में जो दुश्मनी है वो निकालने के लिए। तो महाराष्ट्र में भी एक आया, वो चैनल के हेड को ही इस्तीफा देना पड़ा बाद में। तो आपने तो वो देखा, उसने बेचारे ने बहुत अच्छी तरह से नैतिकता का पूरा पालन करते हुए दिखाया। अगर वो पूरी दिखाता तो हा-हल्ला हो जाता सर। तो ये जो ममता के प्रति और ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा जो अडानी के खिलाफ है, उनके प्रति इनका जो गुस्सा है, उन दोनों के प्रति जो रवैया इन्होंने अपनाया है, उन दोनों के प्रति इन दोनों का जो गुस्सा है और अहंकार को चोट पहुंची है औरतों द्वारा, उसका हिसाब बराबर करने के लिए ये बंगाल में बवाल किया जा रहा है। बाकी इसकी कोई कोई मुझे लगता है कि सुराग नहीं। जिस व्यक्ति का रेप हुआ और मर्डर हुआ, उसकी पूरी तरह से तहकीकात करके जो आरोपी है उसको फांसी दी जा सकती है, या जो भी सजा का प्रावधान है संविधान में वो दी जा सकती है। इससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बाकी बातें जो है बाकी, वो बीजेपी का गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रति नफरत का भाव और भारत के फेडरलिज्म के प्रति जो घृणा है वो दिखाई देती है आरएसएस की। और कोर्ट का उनको साथ है। कोर्ट में तो आधे से ज्यादा आप जो जजमेंट देने वाले लोग हैं वो सारे आरएसएस के हैं। रिटायरमेंट हाँ, के दिन वो डिक्लेयर करते हैं। बंगाल में तो कम से कम देखा गया कि रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ये बंगाल के जज का बाकायदा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा उन्होंने और ममता बनर्जी के बारे में घटिया बातें की। सर मैं आपको बताता हूँ, जब डिक्लेयर करता है तो कोई आरएसएस का नहीं होता, आरएसएस का मन से होता है। अब धनखड़ साहब ने 1995 में कांग्रेस के एमएलए थे तो आरएसएस के खिलाफ क्या-क्या नहीं बोला था। अब तो उनको जागृति हो गई कि वो, तब तो बोलना फ़ायदे का नहीं था सर। और आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, वहाँ पर कोई बोल नहीं रहा है अभी कि हम आरएसएस के हैं। लेकिन सर आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो जो अपना शिवसेना का जो सिंबल है और शिवसेना की लड़ाई है, वो इतने लेवल तक पहुंच गई, इतने दिन गए, जबकि टाइम लिमिट होता है उसका। अब अगला इलेक्शन आ गया और इसके ऊपर याद दिलाया कि ये काल मर्यादा है, तो चीफ जस्टिस भड़क गए और उन्होंने कहा आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। और वही जस्टिस ने कुछ ही दिनों में बंगाल का मैटर सिलेक्टिवली प्रोएक्टिवली सुओ मोटो लिया। जबकि इससे संगीन जुर्म जो है, वो जैसे कि मैं आपको बोलता था, खलीद उमर को क्यों बेल नहीं हो रही है, ये क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसर्न नहीं होना चाहिए? मैं आपको सर बताता हूं कि ये पॉलिटिकल वेपन यूज कर रहे हैं दो तरफा। जहां बीजेपी का राज्य नहीं है वहां औरतों को शिकार बनाया जा रहा है। और ये चिन्मयानंद हो या गुजरात के दंगों के टाइम में जो हुआ है और उनके जो कैदी बाहर छूट के आए उनका आरती उतारना है, ये सारा जो चीजें हैं, कठुआ, ये सारा वो पॉलिटिकल रेप्स है। ये सावरकर की आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं। आप गृह मंत्री का बैठक देखिए, उसके पीछे सावरकर का फोटो लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने सिक्स इपॉक्स नाम की किताब है, उसमें तो खुला लिखा है, वेब पे अवेलेबल है सर, आप पढ़िए वो। तो बात ये है सर कि ये पश्चिम बंगाल में नौटंकी जो हो रही है, विपक्ष को बिल्कुल उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैंने तो खुद एज अ पर्सन, प्राइवेट पर्सन, मैंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के बंद के साथ मैं नहीं हूं, क्योंकि भाजपा किसी भी नैतिकता का समर्थन करने का अधिकार खो चुका है। और जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर जो अनैतिक चीजें हो रही है, रेप हो रहे हैं, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, दलितों और मुसलमानों के प्रति जो रवैया है इनका, जिस तरह से बुलडोजर राज किया जा रहा है, जो असंसदीय। मुझे बताइए सर, सुओ मोटो लेना था तो बुलडोज किसी के घर को किया गया? घर तो बस समझ लीजिए 3 गाड़ियों को किया गया, वो तो उसके नाम पे थी। और इतना सब होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये नहीं लगा कि ये सुओ मोटो लिया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल का होता है तो उनको बहुत फुर्ती आ गई कि वो सुओ मोटो लिया जाए। सर नहीं, उनका बदलापुर में जो हुआ, 4 और 6 साल की बच्चियां हैं, उस पर तो तुरंत सुओ मोटो लेना चाहिए था और उसका सीसीटीवी और गायब हो गया है। सर उनका सीसीटीवी गायब हो गया। उसके जो आप मैंने कहा कि वो उनके जो पदाधिकारी है, ट्रस्टी, उनको किसी को अरेस्ट नहीं हुई, जबकि ये बंगाल में खंगाल के निकाल रहे हैं। सर एक बार नहीं हुआ रेप, और वो बच्चियों के साथ कई बार हुआ है सर, एक बार नहीं हुआ। उनकी मैं क्या बताऊं, हैमन को जो इंजरी हुई थी, आंतों तक पहुंची थी,
वो आपको मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया मालूम है? जो जेनिटल का वजन है पश्चिम बंगाल में वो लड़की के 150 ग्राम, वो उन्होंने सीमेन का वजन बताया। जो गैंग रेप में 100 लोग अगर रेप करते हैं तभी भी सीमेन का वजन 150 ग्राम नहीं हो सकता सर। तो ये झूठ को फैलाना, इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी करना ममता दीदी के खिलाफ, और उसमें मुझे बुरा क्या लगता है कि एक औरत के प्रति, एक रेप के प्रति, एक खून के प्रति और एक डॉक्टर औरत के प्रति हमारी जो सहानुभूति है और हमारा जो गुस्सा है, उसे हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि उसका बीजेपी फायदा ले रही है और उसको राजनीतिकरण कर रही है, और इसलिए कर रही है। और महाराष्ट्र में जब बदलापुर में हुआ, कल शिवाजी का पुतला भी गिर गया। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज तक कोई स्टैच्यू कभी गिरा नहीं महाराष्ट्र में, भारत में नहीं गिरा, जिनके ऊपर कहीं नहीं गिरा। नोबेल पारितोषिक विजेता कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है। ये नहीं कि महाराष्ट्र वाले उनको भगवान जैसा मानते हैं, ये तो टैगोर साहब ने लिखी अरे है हम कविता। सब के लिए, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं, आप हैं महाराष्ट्र के, लेकिन हम सब के लिए वो शान का प्रतीक है, हम सब उनको और उतना ही वो सम्मान कभी, करते हैं। सर वो मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं थे। एक तो पावर की लड़ाई थी, दूसरी आजादी की लड़ाई थी उनकी। उनके सेना में बिल्कुल। कई मुसलमान थे सर। वो अफजल खान को मिलने गए तो उनके यहाँ मुसलमान था उनके साथ एक, उनका और जो बॉडीगार्ड जो अब 10 चुने गए। और जो अफजल खान वाली पूरी साजिश करके ले आया वो ब्राह्मण था। यस, और उनके ऊपर उन्होंने वार किया था। और ये जो जिसने स्टैचू बनाया, उसने बाकी सब भूल गया। वो आप देख सकते हैं वो स्टैचू कैसा है। इतना बुरा स्टैचू मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, हो सकता है उसको वाकई। टाइम नहीं मिला हो, लेकिन वो, चूंकि वो ब्राह्मण ने वार किया था, कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, वो वार का जो मार्क है वो उस पुतले पे उसने बराबर दिखाया है, क्योंकि वो ब्राह्मण ने किया था। और वो जो स्टैचू बनाने वाला भी आपटे है। तो और ये जो बदलापुर में हुआ घटना, उसका ट्रस्टी भी आपटे है सर। और गोडसे के साथ भी थे, वो आपटे थे। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे आपटे बुरे होते। मेरे कई दोस्त आपटे हैं सर, उनको बख्श दीजिए। सारे गुजराती बुरे नहीं होते, लेकिन जो बुरा बिल्कुल, हो रहा है वो मैं गुजरातियों गुजरात की में वजह से हो 7-8 रहा साल है। रहा हूँ। जी, मैं गुजरात में रहा हूँ, मेरे ढेर सारे दोस्त हैं और मैं अच्छी गुजराती बोल और समझ सकता हूँ। उस नहीं, गुजराती तो मैं भी आम गुजरात व्यक्ति में तो रहा वैसा हूँ ही है। जी, सर। मेरे गुजराती बहुत दोस्त हैं, और हम लोग बिल्कुल। और मुझे इनकी करतूतों के बारे, गुजराती कार्टेल जो है, दो हमारे दो वाला, वो जरा बड़ा है। तो उनके बारे में मुझे पहले पता तो गुजरातियों से पड़ा, हमें मालूम कहाँ था। सर उन्होंने बताया हमको, सर ये इस पे विश्वास मत रखिएगा। तब हम भोले थे, मूर्ख थे, हम विश्वास रखें कि नहीं नहीं ऐसा होता है, राजनीति में सब होता रहता है, चलता रहता है। ऊपर से अहमद भाई का भी एक स्टैंड था, अहमद पटेल साहब का, कांग्रेस का भी एक स्टैंड था, वो उनका भी ढुलमुल रवैया था। ये सारी चीजों का अब इतना, आप देश के प्रति, संविधान के प्रति इतना अनादर दिखाने के बाद, इतना डिसरिस्पेक्ट दिखाने के बाद, कोर्ट का हो या बीजेपी का हो, बंद हो या निर्णय हो, हमें उसको शक के घेरे में रख के ही देखना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में जो बंद है, वो भाजपा का अपना स्वार्थ है। जो मृतक और जो रेप जिस पे हुआ, वो डॉक्टर महिला और लड़की का, उससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को रेप से कोई परहेज नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद को और ये जो 10 लोगों को छोड़ा, जिन लोगों को गुजरात के रेप केस से, तो उनको छोड़ने के तुरंत बाद भाजपा बंद का आह्वान करती, अगर उत्तर प्रदेश में और गुजरात में अगर उनको रेप के प्रति कोई नफरत होती, उनको रेप के प्रति कोई, और कोर्ट को भी, कोर्ट ने क्यों नहीं सुओ मोटो लिया? 10 लोगों को कैसे छोड़ा भाई? उनको तो उम्र कैद हुई थी। और बयान ये आया बीजेपी की तरफ से, वो अच्छे घर के संस्कारी है, ब्राह्मण है। तो वो जो शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया वो भी ब्राह्मण है, और आज जो बात कर रहे हैं वो दोनों ब्राह्मण है, आप और हम। तो समझ लीजिए कि सारे गुजराती बुरे नहीं है, सारे ब्राह्मण बुरे नहीं है, लेकिन सारे भाजपाई जरूर बुरे हैं आज की तारीख में, पहले नहीं अच्छा, थे। थोड़ा-सा आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये अंबानी वाला मामला क्या था, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में, चूँकि आर्थिक मामले आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो ये अंबानी के ऊपर सेबी ने जो रोक वगैरह लगाई है, क्या मामला था ये? सर उनके कर्जों का जो बोझ है, और जो, देखिए किसी का तो मुंडी कटनी थी। अब अंबानी का, सर अनिल अंबानी को अब तक किसने बख्शा है? तो मोदी सरकार ने बचाया, कोर्ट ने बचाया।
सारी दुनिया की 11 मुल्कों की पुलिस उनके पीछे है। उन्होंने जो कर्ज साइफन किए हुए हैं, कर्ज डुबाए हैं, बार-बार कर्ज लिए हैं, एक प्रॉपर्टी पे कई बार कर्ज लिए, एक बैंक से कर्ज लेके दूसरे बैंक। सर अंबानी का ये सब जो उनको सेंसेक्स यानी वो जो शेयर मार्केट से बाहर किया 5 साल के लिए उन पे पाबंदी लगी, वो कुछ भी नहीं है, अंबानी अंदर होने चाहिए सर। सर एक सोसाइटी आप बनाते हो और आपको कोविड की वजह से नुकसान हो जाता है और पहले आपने पैसे लिए हैं लोगों से डिपॉजिट में कि ये आपका घर है, ये फ्लैट आपका है, वो फ्लैट आपका है और पैसे आपके पास रह जाते हैं और आप सोसाइटी नहीं बना जाते सकते क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है, तो आदमी को अंदर डाला जाता है सर और वो जिसका जीवन दुश्वार होता है। यहाँ डीएस कुलकर्णी बहुत बड़े बिल्डर थे, उनका अमेरिका में भी प्रोजेक्ट है, उनको अंदर किया गया, बहुत सालों तक अंदर रहे, अभी ये बाहर आए हो बेल पे। सर अनिल अंबानी की अपना बंगला जो है, वो एक आप मुंबई में मैं आपको खुद लेके जाऊँगा देखने के लिए। उनकी बंगले के नीचे जो गाड़ियाँ हैं, वो देखने को मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको तस्वीरें भेज दूँगा। सर वो सब कुछ अनटच्ड है, कुछ भी उसको बुलडोज़र से घुमाया नहीं है। तो ये सारी सर नकली कार्रवाई है। अनिल अंबानी को पूछ के, बता के और क्योंकि सर उन्होंने भाषण किया था ना, नरेंद्र का मतलब नरों में इंद्र। और वो तो जब वो छवि सुधारने का टाइम आ गया था तब जो समिट होती थी उद्योजकों की वो गुजरात में, वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी और सर राफेल में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हम्म। तब क्या ये नहीं हुआ था? ये सब जिनका कोई सर इससे आर्ममेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट ही मिल चुका है सर। तो वो पार्टनरी क्राइम है, लेकिन वो दिखाते हैं ना, हमें फिल्मों में हमने देखा हिंदी फिल्म पूर्व 70 और 80 की फिल्में है ना दशक की, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी सर। उसमें दिखाते वाकई। कि जो बोलता है कि ये खून तुम्हारे सर पे ले लो, हम बाद में आपको बचा लेंगे। वैसे वो माधवी बूच अडानी का मामला आ गया तो इसको कहा गया अनिल भाई आपको जरा करते हैं ऐसा तो न्यूज़ वहाँ जाएगी, बाद में आपको सेटल कर लेंगे, कोई टेंशन मत लेना। हाँ, बस मैंने ये कहना है कि वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और प पेपर में पढ़ रहे हैं अपने ऊपर क्या-क्या कार्रवाई हुई। उसका डिटेल हम लोग एक उसका अलग एपिसोड कर सकते हैं, अनिल अंबानी का फरेब। तो उसमें हम्म। ज़रूर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन वो फरेब अगर आपको मैं बताऊँगा तो आप मानेंगे कि ये जेल में कैसे नहीं व्यक्ति, इसके घर को बुलडोज़र कैसे नहीं किया गया। सर उनका अस्पताल है सबसे बड़ा कोकिलाबेन, वहाँ लोग हम्म। ठीक होने के लिए जाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को इन्होंने ऐसा आईसीयू पे रखा है कि कभी वो उठ नहीं सकती। कौन से कोकिलाबेन में वो ठीक नहीं हो सकती। बस और क्या, सर सब मज़े चल रहे हैं, सब चंगा-सी। और उधर के कविता को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया। उसके पॉलिटिकल कुछ मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये भी निकाला जा रहा है कि शायद टीआरएस जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ी हो जाए। उस पर आपकी छोटी-सी टिप्पणी? हाँ सर लड़ेगी आवाज़ वहाँ नहीं आ पर कांग्रेस के खिलाफ जो टीआरएस की एक घोषणा है कि हम बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसी घोषणा कोई भी करता है तब समझ लेना चाहिए वो बीजेपी के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ लड़ेगी, खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि मायावती जी ने भी यही घोषणा की थी। तो स्वाभाविक रूप से जी। वो उनकी लड़ाई यानी वो दोनों यानी ये लड़े और बाद में बीजेपी घुस जाए, ये इनका प्लान होगा। लेकिन उसके बहुत दिन लगेंगे सर और तब तक इनका केंद्र की सरकार कैसे टिका पाते हैं ये देखना बहुत मनोरंजक होगा। आने वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, कोर्ट के लिए, संसद के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए और मीडिया के लिए। तो आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जब राजू भाई कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि जब बंगाल में ये घटना हुई थी तो तुरंत हम लोग कितने ज़्यादा गुस्से में थे। हम सब ने विरोध किया था और ज़बरदस्त विरोध किया था। उसके बाद सीबीआई जाँच की जब माँग हुई, सीबीआई को जाँच दे दी गई और उसके बाद भी जब तमाशा जारी रहा तो मैं भी ये बात सोच रहा था कि आखिर जो मांग है वो पूरी हो गई, सीबीआई अब जांच करेगी, बंगाल पुलिस के हाथ में अब वो जांच नहीं है, तो फिर क्यों नहीं इंतजार करना चाहिए कि उस जांच में क्या-क्या निकल कर बाहर आता है। लेकिन आपने देखा कि जहां बंगाल पे तमाशा लगातार जारी है, वहीं दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं, तो महाराष्ट्र बंद पर कोर्ट रोक लगा देता है, बाकी चीज़ों पर मीडिया अपने आप रोक लगा के बैठा हुआ है, उस पर कहीं कोई बात ही नहीं होती और इन सब के बीच अंबानी, अदानी और ये सारे खेल पूरी तरह से चलते रहते हैं। कोर्ट को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है, राजू भाई काफ़ी नाराज़ रहते हैं, मैं इतना सीधे नहीं कहता हूँ कोर्ट पे, अभी भी थोड़ा बहुत भरोसा करता हूँ कि शायद कोर्ट
एक ऐसी संस्था के रूप में लगातार काम करे कि हमारा भरोसा बना रहे। लेकिन ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा कि अगर महाराष्ट्र बंद पर तुरंत रोक लगाई गई और नेताओं ने फिर जाकर शांतिपूर्ण रूप से गांधी प्रतिमा के पास बैठकर अनशन किया, तो बाकी जिन जगहों पर खासतौर पर बंगाल में जिस तरह से उसी तरह के आरोप को लेकर लगातार बंद हो रहे हैं, उस पर रोक क्यों नहीं लग रही? अगर बंगाल में एक घटना होती है, सुप्रीम कोर्ट उसका तुरंत सुओ मोटो संज्ञान लेता है, तो मध्य प्रदेश में एक घर गिरा दिए जाने पर, या फिर चलिए वो घर गिराने का मामला अलग कर देते हैं, महाराष्ट्र में वैसी ही घटनाएं 4 और 6 साल की बच्चियों के साथ होती है और कोई सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, तो सवाल तो उठता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी सोचिएगा और जो कुछ आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, हम लगातार कोशिश करेंगे। राजू भाई ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट वक़्त आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है। तो उस महत्वपूर्ण समय में जितना भी हस्तक्षेप कर पाएँगे, जिस तरह से भी हस्तक्षेप कर पाएँगे, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। शर्त बस इतनी है कि आप सब हमारे साथ बने रहें, आप हमें देखते रहें, अपनी राय देते रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।